अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डी टू बुक के इस सेशन में हम न्यू अपडेटेड सेवन्थ एडिशन से चैप्टर नंबर 2 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 2 भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आइए हम देखते हैं कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन से क्या मुराद है। तो ये यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन को समझने से पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है, ताकि आपको अच्छे से पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन का पता चल जाए। उसके बाद फिर हम इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करेंगे। तो आपको सामने एक टेबल नजर आ रहा होगा, देखें नंबर ऑफ पेंसिल्स। अगर कोई नंबर ऑफ पेंसिल नहीं है मीन जीरो, तो उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होगी। तो अगर एक पेंसिल है और वो 20 रुपीज की है, तो लाजमी तौर पर अगर हम पेंसिल्स की तादाद को बढ़ा दें, दो कर दें, तो वो 40 रुपीज़ उनकी कॉस्ट हो जाएगी। यानी कि एक पेंसिल जो थी वो 20 रुपीज़ की आ रही थी, तो दो पेंसिल्स 40 रुपीज़ की आएंगी। और इसी तरह थ्री पेंसिल्स 60 रुपीज़ की आएंगी। यानी जैसे जैसे हम पेंसिल्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे कॉस्ट भी इंक्रीज होती जा रही है। तो इसी तरह अगर चार पेंसिल्स होंगी तो वो 80 रुपीज़ की आएंगी। तो हमें क्या पता चला, यहाँ से हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पेंसिल्स अगर हम इंक्रीज कर दें तो उनकी कॉस्ट भी साथ ही इंक्रीज हो जाती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं एक प्रोपोर्शन में है, एक तनासुब में है, एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग है। ये दोनों रेशोज कौन कौन सी, दोनों क्वांटिटीज, नंबर ऑफ पेंसिल्स और कॉस्ट। यानी कि पेंसिल्स को जितनी ज्यादा पेंसिल्स बढ़ेंगी उतनी ही उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, और अगर नंबर ऑफ पेंसिल्स हम कम करते जाएंगे तो उनकी कॉस्ट भी कम होती जाएगी। मीन के एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी। जैसे नंबर ऑफ पेंसिल्स अगर हम कम कर दें तो उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ऐसी प्रपोर्शन, ऐसा लिंक, ठीक है, ऐसी करस्पॉन्डेंस, ठीक है, कि जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए और एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए, उसको हम कहते हैं कि वो दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो इसी को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो इसको लिखा कैसे जाता है, देखें आप, नंबर पहली क्वांटिटी को लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे, नंबर ऑफ पेंसिल्स, और ये साइन डालेंगे, ये प्रोपोर्शन का साइन है, ठीक है। तो दूसरी क्वांटिटी को आप, दोनों क्वांटिटीज के दरमियान आप ये प्रोपोर्शन का साइन डाल देंगे। इस साइन को हम प्रोपोर्शन का साइन बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन बोला जाता है इस साइन को। जैसे कि ये नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है किसके, कॉस्ट के। अगर मैं सीधा सीधा लिख दूं कि नंबर ऑफ पेंसिल्स प्रोपोर्शन में है कॉस्ट के, तो मैं इसको ऐसे भी पढ़ूंगा कि नंबर ऑफ प्रोपोर्शंस, नंबर ऑफ सॉरी पेंसिल्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है किसके, कॉस्ट के। कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है। तो ऐसी प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगी, जैसे कि नंबर ऑफ पेंसिल्स और कॉस्ट के केस में हमने देखा। तो अब हम इसको दूसरी किसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखें, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है कि अगर कुछ वर्कर्स हैं, तो ये उनके आवर्स वर्क दिखाए गए हैं कि 1 घंटा उन्होंने काम किया तो उनकी सैलरी बनी $20, और 2 घंटे काम करेंगे तो $40, 3 घंटे काम करेंगे तो $60, और 4 आवर्स काम करेंगे तो $80। तो देखें यहाँ भी उसी केस में नंबर ऑफ आवर्स अगर बढ़ रहे हैं तो साथ साथ में उनकी सैलरी भी बढ़ रही है। यहाँ पे 1 आवर की सैलरी 20, और 2 आवर की सैलरी $40, 3 आवर की इसी तरह $60, और 4 आवर की इसी तरह सैलरी $80। तो सैलरी के आवर्स के इंक्रीज होने से देखिए सैलरी भी इंक्रीज हो रही है। इसी तरह अगर नंबर ऑफ आवर्स कम होते जाएंगे, ठीक है, तो उसी तरह उनकी सैलरी भी कम होती जाएगी। यानी अगर एक क्वांटिटी ज्यादा हो रही है तो दूसरी भी ज्यादा हो रही है, और अगर एक क्वांटिटी कम हो जाएगी, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड अगर कम होते जाएंगे तो उनकी सैलरी भी कम होती जाएगी। तो ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। तो उसको मैं कैसे डिनोट करता हूँ, इसी तरह के पहली क्वांटिटी को आप लेफ्ट साइड पे लिख दें, आवर्स वर्कड, और ये साइन डाल दें
प्रोपोर्शन का साइन, इसको प्रोपोर्शन का साइन बोलते हैं, और दूसरी क्वांटिटी को आप यहाँ पे लिख देंगे। देखो दोनों क्वांटिटीज को आपने लिखा, प्रोपोर्शन का साइन डाल दिया और सैलरी को इस तरह लिख दिया, तो ये कौन सी प्रोपोर्शन बनी? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन गई कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज हो रही है और उसके डिक्रीज होने से दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। तो उनको हम स्ट्रेट लाइन में लिख देंगे ऐसे, आवर्स वर्कड प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है सैलरी के। तो इस तरह मैं अगर इस अमाउंट को लिख दूंगा, इस दोनों क्वांटिटीज को, दोनों अमाउंट को, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कहलाएंगी। उनके लिखने का ये एक तरीका है। तो इसी तरह अगर मैं तीसरी कोई एग्जांपल उठाता हूं, तो देखें अगर आपके पास जितना ज़्यादा पेट्रोल होगा, पेट्रोल आप बढ़ाएंगे तो उतना ही ज़्यादा आप डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, और अगर आपके पास पेट्रोल कम होगा तो आप कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो इसी तरह देखें, पेट्रोल के बढ़ाने से हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है और पेट्रोल के कम होने से हमारा डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो पेट्रोल और डिस्टेंस ट्रैवल्ड में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाती है, अगर एक क्वांटिटी कम तो दूसरी भी कम हो जाती है। तो देखें उसको लिखने का मेथड, पेट्रोल और यहाँ प्रोपोर्शन का साइन डाल देंगे, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये दो क्वांटिटीज हैं मेरे पास, पेट्रोल और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो दोनों के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, पेट्रोल ज्यादा होगा तो डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल होगा, पेट्रोल कम तो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल होगा। यानी कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, और अगर एक क्वांटिटी को कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट दूसरी क्वांटिटी पे पड़ेगा, वो भी कम हो जाएगी। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक एग्जाम्पल है। तो इसी तरह एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर आपके पास जितने ज्यादा डॉलर्स होंगे उतने ही ज्यादा वो रुपीज में कन्वर्ट होंगे। डॉलर्स ज्यादा होने का मतलब आपके पास रुपीज भी ज्यादा हैं, और अगर डॉलर्स आपके पास कम होंगे तो इसका मतलब आपके पास रुपीज भी कम है। तो हम कह सकते हैं कि डॉलर्स में और रुपीज में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक क्वांटिटी, यानी डॉलर अगर ज्यादा हो जाते हैं तो रुपीज भी ज्यादा हो जाते हैं, और अगर डॉलर्स कम हो जाते हैं तो रुपीज भी कम हो जाते हैं। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल है। तो उसको लिखने का मेथड भी वही, दो क्वांटिटीज लिख देंगे। देखिए डॉलर्स लेफ्ट साइड पे लिख दिया, प्रोपोर्शन का साइन डाल दिया, और रुपीज राइट साइड पे लिख दिया। तो पढ़ेंगे इस तरह के डॉलर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? रुपीज के। तो ये तो हमने अभी समझ लिया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों क्वांटिटीज कैसे नजर आती हैं और कैसे हम दो क्वांटिटीज को डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कह सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ, डेफिनेशन अगर हम इसको, इसकी डेफिनेशन करें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्या? डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज, सो डज द अदर क्वांटिटी एट द सेम रेट। मतलब कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करे तो दूसरी भी, सो डज द अदर का क्या मतलब? कि दूसरी भी इंक्रीज करे, और अगर एक क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी डिक्रीज करे तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाए, तो एक ही रेट के ऊपर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती, इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आपने क्वेश्चंस में ये फाइंड करना होगा पहले कि दोनों क्वांटिटीज किस प्रोपोर्शन में है, तो डायरेक्ट में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो उस डायरेक्ट का मेथड, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मेथड इनवर्स प्रोपोर्शन के मेथड से डिफरेंट है। तो उन मेथड्स को मैं अगले क्वेश्चंस में समझाने वाला हूँ कि किस तरह आपने उन मेथड्स को अडॉप्ट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। तो अभी आप यहाँ पे जस्ट ये देख लें कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या फ़र्क है। तो अगर हम देखें कि एक क्वांटिटी को हम y रख लें और दूसरी क्वांटिटी को x रख लें, और बोलें कि एक क्वांटिटी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूसरी क्वांटिटीज के x के, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? वही मतलब हुआ कि अगर y इंक्रीज करेगा तो x भी इंक्रीज करेगा। सो ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। अब मैंने ये कोई जनरल वेरिएबल ले लिए हैं, एक y और एक x बोल दिया। जैसे यहाँ पे मैं डॉलर्स बता रहा था, y डॉलर्स की जगह पे आ जाएंगे और रुपीज x की जगह पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे पेट्रोल था और यहाँ पे क्या था? डिस्टेंस था। तो ये दो क्वांटिटीज, एक y और x, मैंने जनरली अब रख लिए हैं ताकि हम एक फार्मूला बना सकें। तो अगर y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है तो दोनों क्वांटिटीज का डायरेक्ट रिलेशन हम ऐसे लिखेंगे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो अब ये मेरे पास चूंकि एक रिलेशन है, तो रिलेशन को मैंने कन्वर्ट करना है किसके अंदर?
ये देखें ये एक रिलेशन है, तो रिलेशन को मैं कन्वर्ट करूंगा इक्वेशन के अंदर, ये रिलेशन कहलाता है। ये तो रिलेशन है, तो रिलेशन को अगर मैं कन्वर्ट करूं किसी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर इक्वल का साइन हो। ठीक है, जैसे नीचे आपको ये इक्वेशन नजर आ रही है, ये आपके पास इक्वेशन है और ये रिलेशन है। तो इसमें आप फर्क समझिए कि रिलेशन में दोनों क्वांटिटीज किसी खास प्रोपोर्शन में होती हैं, किसी खास करस्पॉन्डेंस में होती हैं, जैसे वाई और एक्स किसी खास तनासुब के अंदर हैं। ठीक है, वाई इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ साथ एक्स इंक्रीज हो रही है, दोनों यानी कि दोनों के दरमियान एक लिंक मौजूद है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है, तो यही इनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन का लिंक है। तो उसको हम बोलते हैं कि ये दोनों रिलेशन के अंदर हैं, तो इस चीज़ को हम रिलेशनशिप बोलते हैं कि वाई और एक्स के दरमियान एक लिंक है, एक रिलेशन है कि एक इंक्रीज करे तो दूसरी भी इंक्रीज कर जाती है, और अगर एक डिक्रीज करे तो दूसरी भी डिक्रीज कर जाती है, तो उसको हम रिलेशन बोलते हैं। अगर हम इस रिलेशन को, अब मैं अगर कोई कांस्टेंट यूज कर लूँ यहाँ पे, जैसे मैंने के यूज कर लिया, के यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो अगर मैं के यूज कर लूँ कांस्टेंट के तौर पे, तो मैं इस रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अगर आप अब आप पूछेंगे कि सर रिलेशन से इक्वेशन में कन्वर्ट करने का क्या फायदा, देखें इक्वेशन हमारे पास होगी तो हम इक्वेशन से अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन का होना ज़रूरी है, ताकि हम लेफ्ट राइट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो ऑपरेशंस हैं वो इक्वेशन के ऊपर अप्लाई होते हैं, किसी रिलेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होते। तो इसलिए हमें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। देखिए मैंने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। जैसे ही आप किसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को के इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तो y इज इक्वल टू के एक्स, तो ये मेरे पास किस में चला जाएगा, ये इक्वेशन में चला जाएगा। अब मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट, तो यहाँ के कांस्टेंट है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा लिंक मौजूद हो, अगर आपके पास ये इक्वेशन मौजूद हो y इज इक्वल टू के एक्स, तो इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन की इक्वेशन कहा जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो इसको मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की इक्वेशन बोलूंगा। तो आइए अब हम अपने इनवर्स प्रोपोर्शन की तरफ बढ़ते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन में मैंने देखो लिखा कि अगर एक क्वांटिटी दूसरे के साथ हम कंपेयर करते हैं दूसरी क्वांटिटी के साथ, तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। कि अगर एक का साइज, एक क्वांटिटी का साइज दूसरी क्वांटिटी के साइज के साथ हम कंपेयर कर रहे हों, या उस पहले क्वांटिटी का नंबर दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हों, और अगर पहली कोई क्वांटिटी हो उसकी अमाउंट को दूसरी क्वांटिटी की अमाउंट के साथ अगर कंपेयर कर रहे हो, लिंक बना रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शन। यानी प्रोपोर्शन को आप समझ लें कि एक कंपैरिजन है, एक लिंक है। तो अभी हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन को तो अच्छी तरह देख लिया, उनकी एग्जांपल्स भी हमने देख ली। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो तरह के प्रोपोर्शन थे, एक डायरेक्ट और एक इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट में हम देख चुके हैं कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही थी तो दूसरी भी इंक्रीज कर रही थी, और अगर एक डिक्रीज कर रही थी तो दूसरी भी डिक्रीज कर रही थी। तो ऐसे प्रोपोर्शन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते थे। तो अब हमारे पास यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन नजर आ रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, और उस किसी कोई दो क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में कैसे दिखाई देती हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि दो क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो देखिए अगर हम कंपेयर करें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का और इनवर्स प्रोपोर्शन का, तो डायरेक्ट में तो दोनों क्वांटिटीज अगर एक इंक्रीज कर रही थी तो दूसरी भी इंक्रीज करती थी, और अगर एक डिक्रीज करती थी तो दूसरी भी डिक्रीज करती थी। लेकिन यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन में कुछ ऐसा है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। तो देखें यहाँ पर कुछ कोई लोडर्स हैं, जैसे अगर मेरे पास दो लोडर्स हैं, तो वो लोड करने के लिए कुछ कोई चीज़ है, कोई सामान आप समझ लें कि अगर दो लोडर्स हैं मेरे पास, वो
कोई सामान लोड करने के लिए 4 आवर्स लगाते हैं, ठीक है। तो आपने जो क्वांटिटी का रेट है ना वो इक्वल रखना है, इसके अंदर क्वांटिटी का रेट इक्वल होना चाहिए। तो अगर मेरे पास 2 लोडर्स हैं तो वो 4 आवर्स लगाते हैं किसी क्वांटिटी को, किसी सामान को लोड करने के लिए। तो इसी तरह अ, अगर देखें तो इसी तरह अगर लोडर्स हम ज्यादा कर दें, जैसे 2 के बजाय हम 4 लोडर्स ले आए, तो वो कम टाइम लगाएंगे, जल्दी लोड कर लेंगे सामान को, तो उसको 2 घंटे लगेंगे। इसी तरह अगर लोडर्स की तादाद में बढ़ा लूँ, 8 लोडर्स कर दूं, तो वो उस सामान को सिर्फ 1 घंटे में लोड कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं लोडर्स इंक्रीज करता जाता हूँ वैसे वैसे टाइम मेरा डिक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे लोडर मैं बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे टाइम मेरा डिक्रीज होता जाएगा। तो देखें यहाँ पे एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, लोडर्स अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ तो नंबर ऑफ आवर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कम टाइम लगता है। लोडर्स ज्यादा, टाइम कम, एक क्वांटिटी ज्यादा तो दूसरी क्वांटिटी कम। तो ऐसी प्रोपोर्शन जिसमें एक क्वांटिटी ज्यादा होने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए उसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन में है लोडर्स और टाइम टेकन। तो इसी की कोई दूसरी एग्जांपल भी देखते हैं। ये एग्जांपल तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे देखें, ये लोडर जो है वो प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन में है किसके, टाइम टेकन के नंबर ऑफ आवर्स के। लोडर ज्यादा हो जाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। नंबर ऑफ लोडर्स इनवर्स प्रोपोर्शन में है आवर्स के। तो एक चीज आपने नोट की होगी कि यहाँ पे जो इनवर्स प्रोपोर्शन में होगी जो क्वांटिटी, वो डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी। जैसे लोडर्स और आवर्स अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो हम दूसरी क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। यहाँ पे ये रिलेशन है, ठीक है, प्रोपोर्शन का। तो लोडर्स प्रोपोर्शन में है इनवर्स प्रोपोर्शन में आवर्स के। तो अगर एक क्वांटिटी आपको डिनोमिनेटर में लिखी हुई मिले, ठीक है, पहली क्वांटिटी देखें लोडर्स और दूसरी क्वांटिटी आपको डिनोमिनेटर में लिखी हुई मिले, तो आपने समझना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन को लिखने का ये तरीका है कि दूसरी क्वांटिटी हमेशा ही डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी। देखें 1 न्यूमरेटर है और आवर डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन को हम इस तरह लिखते हैं कि अगर लोडर और आवर्स इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो हम आवर्स को डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में बन जाएगी। तो लोडर्स और आवर्स यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन में है। देखें पीछे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसा कुछ नहीं था। देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मेरे पास y और x अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थे तो x मैंने डिनोमिनेटर में नहीं लिखा हुआ था, ऐसे ही लिखा हुआ था जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि y प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है x के। और यहाँ पे जितनी भी मैंने एग्जांपल्स उठाई थी वो किसी को भी मैंने इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं, डायरेक्ट ये डिनोमिनेटर में नहीं लिखा था। जैसे यहाँ पे देखें डॉलर्स रुपीज, देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, न्यूमरेटर में ही है। तो डॉलर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है किसके, रुपीज के। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें पेट्रोल जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था, तो ये भी 1/बाई में नहीं लिखा हुआ, यानी डिनोमिनेटर में नहीं लिखा हुआ, ये भी सीधा लिखा हुआ है। तो ऐसी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम कि क्या करेंगे, दोनों क्वांटिटीज को न्यूमरेटर में ही लिखेंगे। जैसे डॉलर और रुपीज न्यूमरेटर में, पेट्रोल और डिस्टेंस ट्रेवल न्यूमरेटर में। इसी तरह आवर्स वर्कड और सैलरी, ये दोनों के दोनों किस में है, न्यूमरेटर में। लेकिन जैसे ही आप इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो एक दूसरी क्वांटिटी आप किस में लिखते हैं, उसको आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है लोडर्स और आवर्स, यहाँ अगर आपको लिखा हुआ मिले कि आवर्स डिनोमिनेटर में है तो ये आपने समझना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, कि लोडर अगर इंक्रीज कर दें तो आवर डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात कि अगर रेट ऑफ वर्क रिमेन्स कांस्टेंट, अगर एक ही रेट पे सारे के सारे लोडर्स काम करें, रेट हमने कांस्टेंट रखना है, यानी कि एक जितना काम करें। ये नहीं कि एक लोडर ज्यादा काम कर रहा है तो दूसरा लोडर कम काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लोडर जो है वो सेम रेट पे लोडर्स को काम करना चाहिए।
तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अजम्पशन बोलते हैं। देखें लोडर्स इंक्रीज कर रहा है और आवर्स डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसी क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगी। दूसरी एग्जांपल देखें, जैसे अगर आप गाड़ी की स्पीड को ज्यादा तेज कर दें, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दें, तो आपको स्कूल पहुंचने में कम टाइम लगेगा। तो ये देखें स्पीड ज्यादा करने से टाइम कम हो रहा है, तो ऐसी प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन ही कहलाएगी। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यानी कि अगर आपका 3 किलोमीटर का डिस्टेंस हो तो 3 किलोमीटर ही रहना चाहिए। स्पीड 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर आप स्पीड ज्यादा करेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो देखें स्पीड ज्यादा हो रही है, टाइम कम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा अगर एक क्वांटिटी ज्यादा हो जाए दूसरी कम हो जाए तो हम उसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो तीसरी एग्जांपल में आइए देखते हैं कि अगर आप नंबर ऑफ ट्रीज ज्यादा लगाएंगे तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ाने से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो एक क्वांटिटी ज्यादा हो रही है दूसरी क्वांटिटीज कम हो रही है। तो ऐसी प्रोपोर्शन को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन बोलेंगे। तो इसको लिखने का मेथड क्या है, देखें। अगर पहले इसकी डेफिनेशन देख लें कि इनवर्स प्रोपोर्शन इज व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही हो और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर रही हो सेम रेट के ऊपर, तो ऐसी प्रोपोर्शन को हम इनवर्स प्रोपोर्शन बोलेंगे। जैसे अगर यहाँ पे y है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, x के, तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखें y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। देखें x डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अगर यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता तो x डिनोमिनेटर में ना लिखा होता, तो वो x कैसे लिखा होता, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को लिखने का ये तरीका है, जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन को लिखने का ये तरीका है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन को लिखने का तरीका है कि दूसरी क्वांटिटी हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो इसी तरह फिर मैंने इस प्रोपोर्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, इक्वल का साइन आ गया और के यहाँ पे कांस्टेंट है, तो के 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और एक्स पहले से डिनोमिनेटर में है, तो y इज इक्वल टू के एक्स। जैसे ही आप के को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी वक्त वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, ये मेरे पास इक्वेशन है, जबकि ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास रिलेशन था। तो एग्जाम्पल इसकी हमने देख ली और इसका मेथड भी हमने देख लिया कि इनवर्स प्रोपोर्शन को आप इस तरह लिखा करेंगे, y इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एक्स, यानी दूसरी क्वांटिटी आपकी डिनोमिनेटर में चली जाएगी, y इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एक्स। तो आइए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। तो ये आपके सामने एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में देखें क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आपने बताना है कि कौन सी यहाँ पे क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर आ रही हैं। डिफरेंट क्वांटिटीज यहाँ पे गिवन हैं, तो आपने बताना है कि कौन सी क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रही हैं, और साथ साथ आपने एजम्पशन भी बतानी है कि कौन सी, एजम्पशन से क्या मुराद है कि कौन सी ऐसी कंडीशन हो कि ये ट्रू हो जाए, दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज या डिक्रीज कर जाए, कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो एजम्पशन कहते हैं हम कंडीशन को। तो देखें पार्ट ए, नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान बाइज एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स। इसकी एग्जांपल मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दी थी कि अगर नंबर ऑफ पेंसिल इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाएगी, और अगर नंबर ऑफ पेंसिल डिक्रीज करेंगे तो लाजमी तौर पे उनकी कॉस्ट यानी कि उनकी कीमत कम हो जाएगी। तो ऐसी प्रोपोर्शन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाती है, और उनको हम इस तरह लिखते हैं, दोनों न्यूमरेटर में लिखेंगे, नंबर ऑफ पेंसिल्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है किसके, कॉस्ट के। तो अजम्पशन क्या बनानी है यहाँ पे, कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर सारी पेंसिल्स की जो सारी पेंसिल्स आइडेंटिकल होनी चाहिए, यानी एक ही कंपनी की बनी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, और उनकी कॉस्ट जो है वो सेम होनी चाहिए, तब ये कंडीशन ट्रू होगी। ये नहीं कि डिफरेंट पेंसिल डिफरेंट कंपनीज की पेंसिल कुछ ज़्यादा कॉस्टली है कोई कम कॉस्टली है, तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। यानी सेम पेंसिल्स होनी चाहिए और उनकी एक जैसी ही कॉस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर निकला, ए में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो अब बी पार्ट को देखते हैं, नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक एंड टाइम टेकन टू फिल द टैंक। अब नंबर ऑफ टैप्स के दरमियान और टाइम के दरमियान यहाँ पे एक लिंक है,
तो हमने बताना है कि वो कैसा लिंक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का या इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो देखिए, अगर आप नंबर ऑफ टैंक्स इंक्रीज करेंगे तो उस टैंक को फिल करने का टाइम डेफिनेटली डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि ज्यादा टैप होंगे तो कम टाइम लगेगा उस टैंक को फिल करने में। जितने ज्यादा टैप्स आप इंक्रीज करते जाएंगे तो टाइम कम से कम होता जाएगा, क्योंकि वो जल्दी भर जाएगा। तो इसी तरह नंबर ऑफ टैप्स में और टाइम में इनवर्स प्रोपोर्शन बना कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो देखें, जो दूसरी क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में मैंने शो कर दिया, नंबर ऑफ टैप्स। इसको हम बोलेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। नंबर ऑफ टैप्स इनवर्स प्रोपोर्शन में किसके, टाइम टेकर के। नंबर ऑफ टैप्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम टेकन के। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इसका आंसर बना इनवर्स प्रोपोर्शन। और अजम्पशन इसकी क्या होनी चाहिए, अजम्पशन यही होनी चाहिए कि सारे के सारे टैप्स सेम रेट पे काम कर रहे हो, यानी कि एक जितना पानी निकाल रहे हो। पार्ट सी पे आ जाएं। नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड एंड टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड। देखें, ये इसमें भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा आप लेबर इंक्रीज करते जाएंगे, मैन इंक्रीज करते जाएंगे, वो ज़्यादा मैन होने की वजह से, ज़्यादा लेबर होने की वजह से टाइम कम लगेगा किसी रोड को कारपेट करने में। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मैन इंक्रीज करेंगे टाइम कम होता जाएगा, वो जल्दी रोड कारपेट हो जाएगी। तो इसीलिए देखें, एक क्वांटिटी यानी कि मैन अगर इंक्रीज हो रहा है तो टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो सी पार्ट का आंसर भी इनवर्स प्रोपोर्शन है और उसको लिखने का ये मेथड है। दूसरी क्वांटिटी देखिए आपके सामने डिनोमिनेटर में शो की गई है, नंबर ऑफ मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में शो की जाए आपने उसको इनवर्स प्रोपोर्शन में बोलना है, नंबर ऑफ मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। तो अजम्पशन इसमें क्या होनी चाहिए कि सारे के सारे मैन, सारे के सारे लेबर जो है वो एक जैसा काम कर रही हो। ये नहीं कि एक आदमी बहुत सुस्त रफ्तारी से काम कर रहा हो और एक एक आदमी बहुत तेज रफ्तारी से काम कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन उस वक्त अप्लाई होगी, ये इनवर्स प्रोपोर्शन उस वक्त कायम होगा जब जब सारे के सारे लेबर एक रेट पे काम कर रहे हों। तो ये अजम्पशन हमें रखनी पड़ेगी, तब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ट्रू होगा, जब ये वैलिड होगा। तो पार्ट डी में चलते हैं। नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड अमाउंट ऑफ फॉडर। तो देखें, जितने ज्यादा कैटल बढ़ाते जाएंगे, हमें फॉडर फॉडर कहते हैं चारे को, जो जानवर चारा खाते हैं उसको, जानवरों की खुराक को फॉडर कहते हैं। तो नंबर ऑफ कैटल इंक्रीज करते जाएंगे तो हमें ज्यादा फॉडर उनको देना पड़ेगा, ज्यादा खाना देना पड़ेगा। तो कैटल बढ़ रहे हैं तो उनका फॉडर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी रेशो, ऐसी प्रोपोर्शन जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज हो, उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो डी पार्ट में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसको लिखने का मेथड ये कि दोनों न्यूमरेटर में होंगी नंबर ऑफ कैटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ फॉडर। तो इसमें हम एजम्पशन क्या रखेंगे कि सारे के सारे कैटल एक जितना चारा खाते हों, सब एक ही रेट से खाना खाएं, यानी एक जितना खाना खाएं। तो ई पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड टाइम टेकन टू फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर। तो अब नंबर ऑफ कैटल में और टाइम में लिंक बनाया गया है, नंबर ऑफ कैटल और टाइम टेकन टू फिनिश द ऑर्डर। तो यहाँ से हम बखूबी देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ कैटल ज्यादा होंगे, ठीक है, तो वो जल्दी उस चारे को खत्म कर देंगे, यानी कि उन्हें टाइम कम लगेगा। तो जैसे जैसे कैटल इंक्रीज करते जाएंगे टाइम कम लगता जाएगा, ज्यादा कैटल कम टाइम में खाना फिनिश कर देंगे। तो कैटल ज्यादा टाइम कम, तो ऐसी प्रोपोर्शन जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज करे साथ ही डिक्रीज कर जाए दूसरी क्वांटिटी, तो ऐसी प्रोपोर्शन को हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ई पार्ट में इनवर्स प्रोपोर्शन, और लिखने का मेथड आपके सामने है। इनवर्स प्रोपोर्शन में दूसरी क्वांटिटी को हम डिनोमिनेटर में शो करते हैं और पढ़ते ऐसा है, नंबर ऑफ कैटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टू फिनिश दी फॉर्डर। तो यहाँ पे भी वही एजम्पशन रखेंगे जो पहली जो हमने डी पार्ट में रखी थी, कि सारे के सारे कैटल एक ही रेट पे वो खाना खाते हो। ये नहीं कि कोई ज्यादा खा रहा हो कोई कम खा रहा हो, नहीं, सब एक जितना खाना खाते हो, तब ये ट्रू होगी। जब ये कंडीशन तब ये कंडीशन ट्रू होगी, हर और इनवर्स प्रोपोर्शन होल्ड करेगा।
तो यहाँ तक हमने सारे पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 के। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। 8 men कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 days। फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 men टू बिल्ड द सेम ब्रिज। स्टेट द अजम्पशन मेड। तो हमने यहाँ पे अजम्पशन भी बतानी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 men कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 days। ये हमारे पास एक नॉन रेशो है, इसको हम नॉन रेशो बोलते हैं कि दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन कर दी गई हैं। ये देखें, यहाँ पे 8 men दिए गए हैं और नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इसका सोल्यूशन कैसे निकालूंगा। आप यहाँ पे मैन लिख लें एक तरफ और यहाँ पे आप डेज लिख लें। तो इसमें पूछा क्या गया है, फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 men टू बिल्ड द सेम ब्रिज। तो यहाँ पे पूछा गया कि टाइम कितना लगेगा अगर हम मैन को डिक्रीज करके 6 कर दें, 8 से 6 कर दें, तो उनको फिर कितने दिन लगेंगे, नंबर ऑफ डेज पूछा जा रहा है। तो देखें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो नॉन स्टेटमेंट कहलाती है। ये नॉन स्टेटमेंट है जिसमें दोनों के दोनों क्वांटिटीज की इंफॉर्मेशन दे दी गई हो। तो इसमें दोनों क्वांटिटीज की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। 8 men है, मैन के नीचे आप 8 लिख लेंगे और डेज के नीचे आप 12 लिख लेंगे। देखिए ये इसको सॉल्व करने का एक मेथड है कि जो नॉन स्टेटमेंट होगी उन दोनों क्वांटिटीज को आप लिख लेंगे। जैसे मैन और डेज गिवन है यहाँ पर, तो मैन और डेज मैंने रेशो में लिख लिए। तो मैन कितने हैं, 8 हैं, तो मैन के नीचे मैंने 8 लिख लिया। और डेज कितने गिवन है, 12, तो डेज के नीचे मैंने 12 लिख लिया। तो अब दूसरी क्वांटिटी, फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 men। तो टाइम टेकन का मतलब नंबर ऑफ डेज पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ डेज के नीचे हम एक्स लिख लेंगे। और मैन यहाँ पे गिवन किए गए हैं 6 हैं, तो मैन के नीचे मैं 6 लिख दूंगा। अब आपने ये डाटा लिख लेना है इस तरह, ठीक है। मैन और डेज गिवन थे नॉन स्टेटमेंट में, तो मैंने मैन और डेज लिख लिए। तो मैन के नीचे 8 लिख दिया मैंने और डेज के नीचे मैंने 12 लिख दिया, क्योंकि नॉन स्टेटमेंट में ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन थी। तो फिर मुझसे क्या पूछा जा रहा था कि कितने दिन लगेंगे अगर वो 8 के बजाय 6 आदमी हो, तो फिर कितने दिन लगेंगे। तो अब डाटा मेरे पास 6 आ गया, तो मैंने मैन के नीचे 6 लिख दिया और नंबर ऑफ डेज के नीचे मैंने एक्स लिख दिया। तो अब हम ये देखते हैं यहाँ पर कि मैन में और डेज में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो जब हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर हम नंबर ऑफ मैन इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो वो जल्दी ब्रिज को बना लेंगे। देखें नंबर ऑफ मैन अगर इंक्रीज कर दें तो डेज जो है वो क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी डिक्रीज कर रही है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाती है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो पहले सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सी प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन होगी तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने फिर उसका क्या मेथड होगा, हम 8 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल कर देंगे 6 को और एक्स को मल्टीप्लाई करके। यानी कि 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वल कर दें 6 और एक्स को मल्टीप्लाई करके। आप दरमियान में दोनों लाइन इसी तरह बना लेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखें, जैसे मैंने ये इनवर्स प्रोपोर्शन आपके पास होगा तो आप दोनों क्वांटिटीज के दरमियान ये लाइन खींच लेंगे एक, जैसे मैंने यहाँ पे खींची है। तो 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 को एक्स के मल्टीप्लाई कर दें और उन दोनों को इक्वल करके आप लिख लें। ये मेथड होगा जिससे आप इसको इनवर्स प्रोपोर्शन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखें 6 और एक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और इसी तरह 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 12। अब मैंने 6 तो फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डेज की जगह मैंने एक्स रखा हुआ है। तो 6 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए उधर जाके मैं डिवाइड कर देता हूँ 6 को। तो अब क्या होगा यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखें 6 और 12,
12 जो है 6 के टेबल में लाई करता है, तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो मेरे पास क्या बच गया 8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 16 आ जाएगा मेरे पास। तो 16 डेज। तो अगर मैन कम कर दें, हम 8 से 6 कर दें, तो नंबर ऑफ डेज देखें हमारे पास क्या हो गए, इंक्रीज कर गए। ठीक है, तो एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करने से दूसरी डिक्रीज कर जाती है, या एक के डिक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है, तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो ये देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन ही है। 8 आदमी थे, वो 12 दिन में बनाते थे, अब 8 आदमी से कम करके हम 6 कर दिए, तो लाजमी तौर पे नंबर ऑफ डेज ज्यादा होने चाहिए। तो देखें 16 डेज बढ़ यानी कि ज्यादा ही है किससे, 12 डेज से। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, देखें। 35 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 16 डेज। यानी अब यहाँ पे ये नॉन स्टेटमेंट है, 35 वर्कर्स हैं और 16 डेज गिवन है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो हम क्या रेशो बनाएंगे, वर्कर्स की और डेज की रेशो हम बना लेंगे। देखिए एक तरफ मैं वर्कर्स लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे नॉन स्टेटमेंट में ये दोनों चीजें गिवन की गई हैं, वर्कर्स और नंबर ऑफ डेज। तो देखें 35 वर्कर्स हैं, तो वर्कर्स के नीचे मैं क्या लिख दूंगा, 35 लिख दूंगा, ये 35। और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 35 वर्कर्स को 16 दिन दिए गए हैं। तो देखिए ये 16 और ये 35, मैंने वर्कर्स की और डेज की रेशो बना के उनके नीचे लिख दिया। तो 16 को मैं डेज के नीचे लिख दूंगा, ये 16 को डेज के नीचे मैंने लिख दिया। तो अब आप क्या करेंगे, बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स द बॉस ऑफ द कंपनी इज टोल्ड दैट ही नीड्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 14 डेज। तो अब बॉस को कहा गया है कि आपने इस प्रोजेक्ट को 16 डेज के बजाय 14 डेज में कंप्लीट करना है। तो फिर उसको कितने वर्कर्स ज्यादा चाहिए होंगे। देखिए assuming that all the workers work at the same rate, how many more workers does he need to employ in order to complete the project time। अगर नंबर ऑफ डेज 16 से डिक्रीज करके 14 डेज कर दिया जाए, तो फिर पूछा जा रहा है कि कितने ज्यादा वर्कर्स और चाहिए होंगे। जाहिर है अगर उस प्रोजेक्ट को 16 डेज के बजाय 14 डेज में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो फिर लाजमी तौर पे ज्यादा वर्कर्स चाहिए होंगे। और वो नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं पूछ रहा, अभी अभी वो पूछ रहा है कि कितने ज्यादा वर्कर चाहिए होंगे। तो हम सबसे पहले वर्कर्स निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कितने ज्यादा वर्कर्स हमें चाहिए। तो देखें अब 14 डेज कर दिए गए हैं, यहाँ पर ये 14 है। तो अब हम डेज के नीचे क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे। और वर्कर्स हमने फाइंड आउट करना है, तो वर्कर्स के नीचे हम एक्स लिख देंगे। तो ये मैंने डाटा कंप्लीट लिख लिया यहाँ पर। अब आप देखेंगे यहाँ सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि वर्कर्स में और डेज में कौन सा प्रोपोर्शन है। देखें अगर वर्कर्स आप इंक्रीज कर देते हैं, तो वो जल्दी काम को फिनिश कर लेंगे, नहीं कम डेज लगेंगे। वर्कर्स ज्यादा अगर हो जाएं तो डेज कम हो जाएंगे। तो एक क्वांटिटी देखें अगर इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है, तो ऐसा प्रोपोर्शन हमने अभी ऊपर पढ़ा था, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का मैंने आपको एक ही मेथड बताया हुआ है कि आपने वर्कर्स को और डेज को के दरमियान आपने देखें ये लाइन खींच देनी है। यानी कि 35 और 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह 14 और एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो देखें 14 को और एक्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 14x आ गया। और इसी तरह 35 और 16 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 16। अब चूंकि मैंने x तो फाइंड आउट करना है, x नंबर ऑफ डेज की जगह पे मैंने वेरिएबल यूज किया हुआ है, तो 14 को आप इधर जाके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 14x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इधर शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि x को मैंने सब्जेक्ट बनाना है, तो 14 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जो चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाती है। तो आइए अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये 7 के टेबल से मैं कट आउट कर दूंगा 35 और 14 को। देखिए 7 2 जा और 7 5 जा 35।
तो इसी तरह अब आप यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 5 × 16 और नीचे 2 है, तो अब मैं 2 को 16 से कैंसिल आउट कर दूंगा, 2 1 = 2 और 2 8 = 16। तो मेरे पास ऊपर क्या बच गया, 5 × 8 और नीचे मेरे पास 1 बच गया। तो ये 40/1 जिसका आंसर 40 है। तो 40 डेज उसको फिर चाहिए होंगे, सॉरी 40 वर्कर्स उसको चाहिए होंगे। एक्स मैंने वर्कर्स की जगह रखा हुआ था, तो 40 वर्कर्स चाहिए होंगे, डेज नहीं, 40 वर्कर्स। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में देखें जरा, गौर करें, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो हाउ मैनी मोर। देखें इस पे गौर करना है आपने, हाउ मैनी मोर वर्कर्स डज ही नीड, कितने ज्यादा वर्कर्स उसको चाहिए। तो देखें उसने 35 वर्कर्स लगाए थे, और अगर 14 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो तो वो 40 वर्कर्स उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो 35 तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो उसको 5 वर्कर्स और लगाने पड़ेंगे। यानी कि 40 में से हम 35 को माइनस कर देंगे, तो इतने मोर वर्कर्स उसको चाहिए होंगे, नहीं 5 वर्कर्स उसको चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखूंगा, मोर वर्कर्स, मोर वर्कर्स नीडेड। तो 40 - 35, 35 वर्कर्स तो पहले ही लगे हुए हैं, ठीक है, वो हम माइनस कर देंगे, तो 5 वर्कर्स, ये मेरे पास आंसर बनेगा। तो इस तरह मैंने ये क्वेश्चन भी सॉल्व आउट कर लिया। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा। अ कंसाइनमेंट ऑफ फॉडर कैन फीड 1260 कैटल फॉर 50 डेज। तो ये मेरे पास एक नॉन स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई कंसाइनमेंट ऑफ फॉडर है, मतलब कि इसको आप फॉडर ही समझ लें, चारा समझ लें, कि जानवरों का कोई चारा है, और 1260 जानवर हैं, और वो उसको 50 डेज के लिए, अगर वो सेम रेट पे उस फॉडर को खाएं तो 50 डेज के लिए वो काफ़ी है। गिवन दैट ऑल द कैटल कंज्यूम द फॉडर एट द सेम रेट, कि वो सेम रेट पे सारे के सारे कैटल एक ही अमाउंट में खाना खाते हैं, कोई ज़्यादा और कम नहीं खाता। तो ये देखिए, ये मेरे पास नॉन स्टेटमेंट है, ठीक है, ये मुझे गिवन कर दी गई है यहाँ पे। तो इसको मैं लिख लूंगा, ठीक है। कैटल दिए गए हैं मुझे, और नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कैटल और नंबर ऑफ डेज। तो देखें कैटल और नंबर ऑफ डेज, ये मुझे दिए गए हैं। तो देखें ये नॉन स्टेटमेंट में सबसे पहले लिख लूंगा, 1260 कैटल हैं, 1260 कैटल्स हैं, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 50। तो पार्ट फर्स्ट में ये सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए पार्ट फर्स्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ कैटल एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फॉडर कैन फीड फॉर 75 डेज। कि अगर उस कंसाइनमेंट को, यानी कि उस फॉडर को अगर 75 डेज चलाना हो, 50 डेज के बजाय अगर 75 डेज चलाना हो, तो कितने कैटल चाहिए होंगे। तो अब मुझे कैटल पूछा जा रहा है, तो 75 डेज मुझे गिवन किया गया है, तो मैं 75 को नंबर ऑफ डेज के नीचे लिख लूंगा, और कैटल चूंकि पूछा जा रहा है तो कैटल्स के नीचे मैं एक्स लिख दूंगा। अब मैं इनके दरमियान प्रोपोर्शन फाइंड करूंगा कि क्या प्रोपोर्शन है इनके दरमियान। देखिए अगर कैटल ज़्यादा हो जाएंगे तो वो चारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी कम डेज लगेंगे, तो कैटल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और चूंकि वो जल्दी चारा फिनिश कर देते हैं तो नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं। कैटल ज़्यादा होने से फॉर्डर कम दिन चलेगा, इन नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में मैं क्या करता हूँ, इनवर्स प्रोपोर्शन
इनवर्स प्रोपोर्शन में मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ, ये 1260 को मैं 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और x को मैं 75 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और दोनों को मैं इक्वल कर देता हूँ। तो ये मेरा मेथड है, मैंने जैसा कि ऊपर भी सारे क्वेश्चन में यूज़ किया। तो 50 को 75 को मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 75 इंटू एक्स, और 1260 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 को और दोनों को इक्वल करके लिख दूंगा। अब चूंकि मैंने x फाइंड आउट करना है जो कि कैटल्स हैं, उसकी जगह मैंने x लिखा हुआ है, तो 75 चूंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके राइट हैंड साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो आइए इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 1260 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 75, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। 5 के टेबल पे ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 15 फाइव ज़ा और 10 फाइव ज़ा, 15 फाइव ज़ा 75 और 10 फाइव ज़ा 50। तो इसी तरह मैं फर्दर इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 3 फाइव ज़ा 15 और 2 फाइव ज़ा 10। तो अब मैं 3 को 1260 के साथ डिवाइड कर दूंगा। तो 3 फोर ज़ा 12, ठीक है, और 3 टू ज़ा 6 और 0 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। तो ऊपर मेरे पास क्या बच गया, 430 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे 1। तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 430 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो 860। तो 860, 860 कैटल। यहाँ पे हमें दोबारा देखना पड़ेगा। 3 फोर ज़ा 12 एंड 3 टू ज़ा 6। तो ये 3 टू ज़ा 6 था, गलती से 3 लिख दिया। 3 टू ज़ा 6, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर बनेगा, 420। 420 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 840 मेरे पास आंसर आ जाएगा। 840 कैटल। तो इस तरह मैंने ये पार्ट 1 का आंसर फाइंड कर लिया, 840 कैटल। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 में क्या पूछा जा रहा है। देखिए पार्ट 2 के लिए भी, पार्ट 2 में वो पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ डेज एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फॉडर कैन लास्ट इफ इट इज यूज्ड टू फीड 1575 कैटल। अब वो नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है, कैटल उसने गिवन कर दिए हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये मेरे पास नॉन स्टेटमेंट है, तो नॉन स्टेटमेंट दोनों पार्ट्स में यूज होगी। ये देखिए, ये मेरे पास नॉन स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों पार्ट में नॉन स्टेटमेंट यूज होती है। तो आइए ऊपर सबसे पहले इसी तरह हम कैटल की और नंबर ऑफ डेज की रेशो बनाएंगे। कैटल और नंबर ऑफ डेज जैसे मैंने पार्ट फर्स्ट में किया, देखिए पार्ट 2 में उसी तरह कैटल्स और नंबर ऑफ डेज। अब नॉन स्टेटमेंट में तो दोनों पार्ट्स में वही नॉन स्टेटमेंट यूज होगी जो ऊपर गिवन है, 1260 कैटल 50 डेज के लिए। 1260 कैटल्स 50 डेज के लिए। और बाद में कैटल जो है वो इंक्रीज हो गए थे। देखें, बाद में कैटल इंक्रीज हो गए, 1575 बन गए। 1000, अब कैटल्स को कैटल के नीचे लिख देंगे 1575। और चूंकि नंबर ऑफ डेज पूछा जा रहा है तो वहां पे हम एक्स डाल देंगे। तो अब इसी तरह कैटल्स और डेज में जैसे पहले पार्ट में हमने फाइंड किया था, इनवर्स प्रोपोर्शन है कि अगर कैटल इंक्रीज हो जाते हैं तो वो फोल्डर डिक्रीज, वो फोल्डर कम दिनों में ख़त्म हो जाते हैं, यानी कैटल इंक्रीज करने से डेज डिक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसी प्रोपोर्शन जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या मेथड अडॉप्ट करते हैं कि हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1260 को मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1575 को मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा और दोनों को मैं इक्वल करके लिख दूंगा।
तो देखें आप 1260 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1575 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1575 मल्टीप्लाई बाई x, और इसी तरह 1260 मल्टीप्लाई बाई 50। तो x चूंकि नंबर ऑफ डेज हैं मैंने फाइंड करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 1575 को वो चूंकि x के साथ उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इधर लाके राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दूंगा 1575। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ इस एक्सप्रेशन को। तो 5 के टेबल पे मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो देखें 5 के टेबल से कैसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा, इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख लेता हूँ ताकि मेरे पास कैंसिल करने के लिए काफ़ी जगह मौजूद हो। एंड 50 और डिवाइडेड बाय 1575। देखें 5 के टेबल से आप इसको कैंसिल आउट कर दें, 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, 2 बोरो कर लिया तो 5 5 ज़ा 25। आप कैलकुलेटर से भी 5 के टेबल से इसको कट कर सकते हैं, तो 5 10 ज़ा 50। फिर दोबारा से आप इसको 5 के टेबल से कट कर सकते हैं। देखें 5 6 ज़ा 30, तो 1 बच गया, इधर बोरो किया 15 बन गया, 5 3 ज़ा। तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ से मुश्किल लगे तो आप कैलकुलेटर से कर लें। 5 2 ज़ा 10। अब देखें 63 को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आ जाएगा। ठीक है, तो 63 1 ज़ा एंड 63 2 ज़ा 126 होता है, और ज़ीरो यहाँ पे वैसे लग जाएगा। ये मेरे पास आ गया 20 मल्टीप्लाई बाई 2, तो x मेरे पास आ गया, x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 2 जो कि 40 बन गया। तो 40 डेज मेरे पास इसका आंसर बन गया 40 डेज। तो अगर कैटल इंक्रीज करके 1575 कर देंगे, 1260 तो पहले थे, अगर उनको इंक्रीज कर दिया जाए तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, जो कि मेरे पास आपको नज़र आ रहा है कि 50 डेज थे, तो 50 डेज से कम होके वो 40 डेज में कन्वर्ट हो गया। तो यही मेरे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। एट अ स्पोर्ट्स कैंप देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 75 एथलीट टू लास्ट 6 डेज। ये मेरे पास नॉन स्टेटमेंट है, और नॉन स्टेटमेंट को मैं आपको बोलता हूँ कि आप उसको अंडरलाइन कर लें, और उसको आपने एस इसी नॉन स्टेटमेंट से आपने रेशो बनानी होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ से अब देखें, यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन गिवन की गई हैं कि एथलीट्स गिवन किए गए हैं और डेज गिवन किए गए हैं। तो आप यहाँ पे इनकी रेशो बना लें, एथलीट्स, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज। तो ये नॉन स्टेटमेंट्स मैं बनाता होता हूँ। अब देखें 72 एथलीट हैं, उनको आप एथलीट के नीचे लिखते हैं, और नंबर ऑफ डेज जो हैं वो 6 हैं, तो 6 के नीचे लिख दें। अब या तो वो आपसे एथलीट पूछेगा या आपसे वो डेज पूछेगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन के बाकी पार्ट की तरफ, अगले पोर्शन की तरफ। इफ 18 एथलीट्स आर एब्सेंट, अगर 18 एथलीट्स एब्सेंट हों तो हाउ मैनी मोर डेज कैन द फूड लास्ट फॉर द अदर एथलीट्स। तो कहते हैं बाकी एथलीट्स के लिए वो फूड कितने दिन ज्यादा चलेगी। तो देखें टोटल एथलीट तो 72 थे, और 18 एथलीट्स एब्सेंट हो गए, तो फिर मैं बाकी जो एथलीट्स है वो निकाल लूंगा। 72 में से मैं 18 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 72 में से 18 को सब्ट्रैक्ट किया तो 54। तो 54 एथलीट्स के लिए वो कहता है कि अगर 50 यानी कि अगर ये 18 एथलीट्स एब्सेंट हो गए तो जाहिर है फिर 54 एथलीट बचेंगे। तो 54 एथलीट्स के लिए वो फूड कितने दिन ज्यादा चलेगी, हाउ मैनी मोर, कितने दिन ज्यादा चलेंगे, इस पे ध्यान दें। हाउ मैनी मोर पूछा जा रहा है
कितने दिन ज्यादा चलेगी। तो मैंने नंबर ऑफ मोर डेज निकालने हैं, नंबर ऑफ डेज नहीं निकालने, नंबर ऑफ मोर डेज निकालने हैं। तो वो पहले, सबसे पहले तो नंबर ऑफ डेज ही निकालने पड़ेंगे, उसके बाद मैं 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो नंबर ऑफ मोर डेज निकल आएंगे। तो आइए सबसे पहले नंबर ऑफ डेज तो निकालते हैं। अब देखें 18 एथलीट्स तो एबसेंट हो गए थे, तो बाकी कितने बचे? टोटल 72 थे, तो 72 माइनस 18 के तो 54 एथलीट्स बच गए थे। तो यहाँ एथलीट्स के नीचे मैं 54 लिख दूंगा और नंबर ऑफ डेज निकालता हूँ कि 54 एथलीट्स के लिए वो यानी कि वो जो फूड है कितने दिन चलेगी। तो देखें अगर एथलीट्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, अगर एथलीट्स ज़्यादा हो जाएं तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, यानी कम डेज निकालेगी फूड। एथलीट ज़्यादा तो फूड कम डेज निकालेगी, एथलीट ज़्यादा तो नंबर ऑफ डेज कम। ठीक है, तो एक क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में मैं आपको बताता होता हूँ कि इनवर्स प्रोपोर्शन में आपने क्या करना है, 72 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसी तरह पहली रो को पहली रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरी रो में 54 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों को इक्वल करके लिखते हैं। तो यही मेथड सारे क्वेश्चंस में हमने इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए अडॉप्ट करना है। तो देखें 54 मल्टीप्लाई बाई एक्स और 6 मल्टीप्लाई बाय 72। अब चूंकि मैंने x तो फाइंड आउट करना है, x को मैंने सब्जेक्ट बना देना है, नंबर ऑफ डेज की जगह मैंने x रखा हुआ है। तो 54 चूंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको देखो मैं डिवाइड कर देता हूँ 54 के साथ। तो आपको पता है कि 9 के टेबल से ये 54 और 72 कैंसल आउट हो जाएंगे। 9 8 ज़ा और 72 और 9 6 ज़ा 54, और 6 को अब मैं 6 के साथ कैंसल आउट कर दूंगा। तो मेरे पास ऊपर बच गया 8 मल्टीप्लाई भी 1 और नीचे भी 1, तो मतलब आपके पास 8 डेज आ गए। लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि कितने दिन ज्यादा चलेगी वो फूड। देखें अगर 72 एथलीट हो तो 6 डेज निकालती है वो फूड, और अगर 54 एथलीट हो तो वो 8 डेज निकालेगी। इसका मतलब कि अगर 54 एथलीट यानी कि अगर रह जाते हैं तो फिर यानी कि कितने नंबर ऑफ डेज ज्यादा वो फूड निकालेगी। तो आप 8 डेज में से 6 डेज को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ मोर डेज निकल आएंगे। नंबर ऑफ मोर डेज यानी कि अगर 72 एथलीट थे तो 6 डेज चलती थी, और अगर कम एथलीट रह जाएंगे तो 8 दिन चलेगी, नहीं 2 दिन ज्यादा चलेगी। मतलब है कि हम 8 डेज में से 6 को माइनस कर देंगे तो मोर डेज निकल आएंगे। तो 8 माइनस 6, 2 डेज, दिस इज माई फाइनल आंसर। वो फूड 2 दिन ज्यादा निकालेगी। तो इस एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन थे, तो पांचों के पांच मैंने आज की वीडियो में शामिल किए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब कर चुके तो अपने मजीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।